Hello friends, this is CA Karun Nagpal and I am a registered valuer, also an insolvency professional. So in this video series, we will talk about the IBC. The purpose is to cover the syllabus of the registered valuer examination, and we will be quickly covering the insolvency and bankruptcy code. That is pretty important because there are a number of due dates and timelines which you have to remember. So we will be using the BEAR Act and we will be covering the entire IBC. So let us start with the IBC. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सबसे पहले क्यों आया? हमारे देश में इंसॉल्वेंसी के लिए पुराने कानून थे जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में बना था। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया गया क्योंकि हमारे देश में इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करवाने के लिए कोई इफेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं था। सिर्फ रिकवरी के कुछ एक्ट्स बने थे, जैसे कि सारफेसी या रिकवरी ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम बैंक्स। वो भी इतने इफेक्टिव नहीं थे, उसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा था। तो हमारे को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की सख्त ज़रूरत थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है, BLRC एक कमेटी बैठी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशन दी और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किया। IBC आने के बाद हमारे देश की रेटिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और इस एक्ट का, जैसे मैंने बताया, पर्पस था पुराने एक्ट्स को रिपील करके एक जितने भी एक्ट्स थे, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, तो उन सब को क्लब करके एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के लिए एक अलग एक्ट बनाने का पर्पस था। तो जैसा कि इसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ किसकी? कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल, यानी कि सभी कवर होते हैं इसमें। और फिलहाल के लिए अभी कॉर्पोरेट पर्सन के लिए, क्योंकि 2016 में बना, ये 17 से स्टार्ट हुआ, तो सिर्फ कॉर्पोरेट पर्सन के लिए अभी ये एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल के लिए अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका जो पार्ट पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल्स की बात करता है, उसको अभी नोटिफाई नहीं किया गया। अभी एक कॉर्पोरेट पर्सन जो कि LLP या कंपनी, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस एक्ट की पॉइंट क्या है? इसमें टाइम बाउंड मैनर में जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की बात की गई इंसॉल्वेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले पुराने एक्ट्स थे जो 4, 5, 6 साल ले रहे थे इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए। इसको हमने बहुत जल्दी 180 दिन का टाइम लिमिट दिया गया। इसमें 180 डेज में टाइम बाउंड मैनर में हमें इसको इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना है। अब रिजॉल्व क्यों करना है? ताकि जो कॉर्पोरेट डेटर है, कंपनी है, उसके जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो। ऐसा ना हो कि कॉर्पोरेट डेटर है, डिफ़ॉल्ट कर दिया और केस चल गया कोर्ट में 4 साल लग गए, तो इन 4 साल में वो कुछ कर ही नहीं पाया, डेडलॉक रहा और सारा का सारा एसेट्स जो हैं स्पॉइल हो गए, उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई। तो फटाफट से रिजॉल्व करना है, इधर किसी को बेचना है और रीपे करना है, सेटल करना है, और ताकि सारे के सारे एसेट्स हों, उनकी मैक्सिमम वैल्यू रियलाइज़ हो। दूसरा पॉइंट है, एक तो हमने बात करी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, और दूसरी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में प्रमोट हो। ऐसा ना हो कि मैं किसी को बिना कोलैटरल के उधार ना दूं। तो उधार अगर मैं किसी के साथ डील कर रहा हूं तो मैं फ्रीली ट्रेड कर पाऊं और ये परवाह ना हो मुझे कि वो मेरा पैसा वापस नहीं करेगा। तो प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेड फैसिलिटेट होगा, इजीली क्रेडिट पे लोन बैंक्स भी देंगे विदाउट कोलैटरल इस एक्ट की वजह से। और क्रेडिट जो होगा मार्केट में वो अवेलेबल होगा। बैलेंस, और कहा गया बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। बैंक के पास अगर मैं जाता हूँ, आज की डेट में मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और बैंक को कहता हूँ मुझे लोन दे दो, तो बैंक कहता है आपके पास कोलैटरल क्या है? मेरे पास अगर कोलैटरल नहीं है तो मुझे लोन नहीं मिलेगा। तो फ्री क्रेडिट मुझे मिले, आसानी से मिले, और अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ और लोन लेना चाहता हूँ, मेरे पास कोई प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है, तो मुझे बैंक इजीली क्रेडिट दे पाए। और बैंक को भी ये डर ना हो एट द सेम टाइम
कि इसकी रिकवरी नहीं होगी या हम कोर्ट में केस चलता रहेगा, 5 साल 7 साल लगेंगे और उसके बाद रिकवरी होगी। तो ये इस एक्ट को बनाने का पर्पस था। इसमें गवर्नमेंट ने अपने आप को पीछे रखा। गवर्नमेंट ने कहा पहले जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर के डेट पे करो, फिर हमारे डेट पे करो। तो सेक्शन 53 इस एक्ट में बात करेगा प्रायोरिटी की, किसको कि पहले कैसे कैसे पेमेंट मिलेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। इस एक्ट ने बनाया एक बॉडी रेगुलेटर जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करेगा, इस पूरे एक्ट को मैनेज करेगा, ओवरसी करेगा। और इसके अंदर IPA इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी भी बनाई गई जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को फैसिलिटेट करेंगी, हेल्प करेंगी और उनके लिए फ्रंट लाइन रेगुलेटर का काम करेंगी। मतलब उनके पास IBBI हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को बोलेंगे, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी IPA जो है वो IBBI को रिपोर्ट करेगी और जो भी डाटा इनको चाहिए। इस एक्ट में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स भी बनाए जाएंगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस गवर्न करेंगे और वो पूरा काम करेंगे, रियलाइज करवाएंगे एसेट्स, सेटल करवाएंगे, रेजोल्यूशन करवाएंगे। इस एक्ट में कहीं भी इस एक्ट में रिकवरी की बात नहीं की गई, इसमें बात की गई रेजोल्यूशन की। जो भी प्रॉब्लम में है उसकी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कराने की बात कही। तो हम इसका पार्ट 1 क्विकली पढ़ते हैं। और ये जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं ये लेटेस्ट सितंबर तक की अमेंडमेंट कवर कर रहे हैं, इसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं आई। तो इसकी क्विकली डेफिनेशन कवर करते हैं। तो कोड इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। वाई कोड? बिकॉज इट अमेंड्स नंबर ऑफ स्टैट्यूट, नंबर ऑफ एक्ट्स। इसके एक साथ कई एक्ट्स को पीछे चल के आगे इसके एंड में हम देखेंगे शेड्यूल, काफ़ी सारे एक्ट्स एक साथ ही अमेंड किए गए हैं। एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, बिकॉज अब जम्मू एंड कश्मीर का मैटर सेटल हो गया तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख सब इसमें कवर हैं। ये अमेंडमेंट हो चुकी है इसमें। और ये एक्ट कब आएगा इन फोर्स में? जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कॉर्पोरेट पर्सन्स को, अभी पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल्स नहीं है। मे बी गवर्नमेंट प्लान करे, क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डेफर हो गई हैं। मे बी फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी तो सभी आ जाएंगे इसमें, इंडिविजुअल भी आ जाएगा। इंडिविजुअल अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक एक्शन ले सकता है। क्या एक्शन ले सकता है वो सब हम बात करेंगे आगे चल के। अभी फ़िलहाल वो नोटिफाई नहीं हुआ। डिफरेंट यहाँ पे बात की गई, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? नोटिफाई करेगी कौन सा सेक्शन, कौन सा पार्ट कब एप्लीकेबल होगा। तो जैसे मैंने बताया कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है अभी, और इंडिविजुअल्स और फर्म्स के लिए नहीं है। तो डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस कोड। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो एप्लीकेबल ये किस पे है? कंपनी पे। कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल हो गया। अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी अदर एक्ट। सो कोई और कंपनी है, जैसे कि 1956 के एक्ट में कोई कंपनी बनी थी तो वो भी इसमें कवर हो गई। LLP कवर हो गई इसमें। LLP एक्ट 2008 में जो बनी है। एनी अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर लॉ, कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेट हुई है किसी भी लॉ में वो कवर होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इसके बाद इसमें पर्सनल गारंटर को भी डाला गया। पर्सनल गारंटर वो लोग होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं जो किसी कंपनी को के लोन की गारंटी लेते हैं, तो वो इंडिविजुअल्स होते हैं। और पर्सनल गारंटर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर दिया, तो अभी ये कोड जो है पर्सनल गारंटर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। पर्सनल गारंटर मतलब वो इंडिविजुअल्स, मे बी वो डायरेक्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, जिन्होंने कंपनी के लोन की गारंटी दी है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पार्टनरशिप फर्म्स और प्रोप्राइटरी फर्म्स पे, ये एप्लीकेबल है। और इंडिविजुअल्स पे भी एप्लीकेबल है। कुछ इंडिविजुअल्स को एक्सक्लूड किया गया, वो हम बात करेंगे आगे चल के उसके बारे में। वो इंडिविजुअल्स कौन है? वो इंडिविजुअल बेसिकली वही इंडिविजुअल्स हैं जो गारंटी दे चुके हैं। तो जो इंडिविजुअल्स गारंटी दे चुके हैं कंपनी की, उनके लिए अलग से बनाया गया रेगुलेशंस। वो नॉर्मल इंडिविजुअल में काउंट नहीं होते, वो पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर में कैटेगरी में काउंट होते हैं और उसके लिए अलग से रेगुलेशंस है।
और इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन, बैंक्रप्सी सभी पे ये एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। जो सेक्शन 3 में डेफिनेशन बात की गई, बोर्ड, जैसे कि मैंने बताया, बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बन चुका है, एक्ट काम कर रहा है। बेंच जो होगी वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो एनसीएलटी और डीआरटी। डीआरटी क्या होगा? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। और एनसीएलटी क्या होगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी कंपनी के केसेस देखेगा, कॉरपोरेट के, और डीआरटी जो देखेगा वो देखेगा केसेस इंडिविजुअल और फर्म्स के। बाई लॉ जो होंगे, जैसे मैंने बताया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो कि फ्रंट लाइन रेगुलेटर का काम करेंगी। आईबीबीआई, जो आईबीबीआई है, इसको सपोर्ट करेंगी, इसका सारा काम करेंगी आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, आईपीए। और इसके बाई लॉज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, उनको ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, कोड में बने हुए हैं वो बाई लॉज मतलब काम करने का तरीका, ये कैसे काम करेंगी। चार्ज क्या होता है? कोई भी इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ और एसेट्स ऑफ एनी पर्सन एज अ सिक्योरिटी। मतलब कि मैंने कोई भी चीज, बैंक के पास गया, मैंने लोन लिया बैंक से, तो बैंक ने कहा सिक्योरिटी क्या है? मैंने कहा मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है, तो बैंक ने उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर दिया। अब बैंक, इन केस मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ या मैं वो लोन नहीं पे करता, बैंक के पास राइट होगा वो सिक्योरिटी जो मैंने दी है उसको रियलाइज करके वो अपना पैसा रिकवर कर सके। तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करवा दिया, बैंक ने वो चार्ज क्रिएट कर दिया, यानी मैं उस प्रॉपर्टी को अब बेच नहीं सकता जब तक कि मैं लोन रीपे नहीं कर देता। चेयरपर्सन, हेड ऑफ द आईबीबीआई। क्लेम्स क्या होगा? राइट टू पेमेंट, वेदर और नॉट सच राइट इज रिड्यूस टू जजमेंट, फिक्स, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, लीगल, इक्विटेबल, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो क्लेम क्या होगा? किसी का भी, लेमन टर्म्स में हम समझे तो किसी ने किसी का पैसा देना है, तो वो पैसा आउटस्टैंडिंग जिसको देना है वो क्लेम फाइल कर सकता है, क्लेम कर सकता है, हमारे से मांग सकता है। तो वो राइट जो उसका पेमेंट मांगने का है वो क्लेम है, ठीक है। अगर कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट एक ऑनर नहीं करता, तो दूसरी पार्टी उससे क्लेम मांग सकती है कि भाई मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा नहीं किया, तो उसका क्लेम या बैलेंस आउटस्टैंडिंग उसको सेटल करो, ठीक है। कॉर्पोरेट पर्सन कौन होगा? कॉर्पोरेट पर्सन होगा कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में डिफाइंड है, ठीक है। और एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी, जो भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है किसी भी एक्ट में, वो कॉर्पोरेट पर्सन होगा, ठीक है। कॉर्पोरेट पर्सन एक कंपनी होगी जनरली और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगी। कॉर्पोरेट डेटर कौन होगा? पर्सन हु ओज डेट टू एनी पर्सन, मतलब एक कंपनी जिसने पैसा देना है। सपोज बैंक से मैंने पैसा लिया और मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने बैंक से पैसा लिया, तो मेरी कंपनी यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर हो जाती है। कोर सर्विसेज क्या होंगी? कोर सर्विसेज मींस सर्विसेज रेंडर्ड बाय इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब इसमें एक और टर्म आती है नई जिसका नाम है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। व्हाट इज दैट? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज बेसिकली द रिपोजिटरी। सो मैं आपको दिखाता हूँ रिपोजिटरी क्या है। आईबीबीआई की साइट, वेबसाइट पे चलते हैं। आईबीबीआई, ये आईबीबीआई की वेबसाइट है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो हमने बात करी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की, हम अब पढ़ेंगे उसके बारे में। एजेंसी की बात करी, अभी तक 3 एजेंसीज हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 3 एजेंसीज, ICAI, ICSI और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये 3 इंसॉल्वेंसी एजेंसी हैं जो आईबीबीआई को सपोर्ट कर रही हैं उनकी वर्किंग्स में, ठीक है। ये रजिस्टर करती हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। यहाँ पे हम चलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पे, तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, फिर आ जाती है एजेंसी, फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो हम बात कर रहे हैं। अभी तक एक ही इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है जिसका नाम है NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड। इसका काम क्या है? ये काम है डेटा रिपोजिटरी का काम करती है। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या काम करती है?
सारा का सारा डाटा स्टोर करने का काम करती है। जो भी जैसे चार्ज क्रिएट हुआ बैंक के पास, बैंक ने कोई लोन दिया, तो वो सारा का सारा डाटा जो है ये इसको बैंक को सबमिट करना होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सारा का सारा डाटा स्टोर करती है। क्यों स्टोर करती है? ताकि कोई भी लेटर स्टेज पे इंफॉर्मेशन इसमें से पुल कर सके। अब बात करते हैं ये कोर सर्विसेज क्या हैं। तो कोर सर्विसेज हैं एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन यानी हम डाटा सारा अपलोड करेंगे, एक तरीके से हम इनको रिटर्न फाइल करेंगे और इनके पास डाटा आ जाएगा। सेफ एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी डीलिंग होगी वो सब रिकॉर्ड करेंगे। ऑथेंटिकेशन एंड वेरीफाइंग, ये वेरीफाई करेंगे। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, तो ये रिकॉर्ड करने के बाद एक्सेस देंगे। जैसे कि इन केस कॉर्पोरेट डेटर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसका डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड देखना है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को या किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करके वो इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर होगा पर्सन टू हुम डेट इज ओन्ड। तो हमने बात करी कि कॉर्पोरेट डेटर कौन होगा। कॉर्पोरेट डेटर वो कंपनी जिसने लोन लिया है, क्रेडिटर वो होगा जिसने लोन दिया है। तो बैंक और कंपनी के बीच में बैंक होगा क्रेडिटर और कंपनी होगी कॉर्पोरेट डेटर। डेट क्या होगा? लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम विच इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन एंड इंक्लूड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेट। सो अगेन हमने बैंक से लोन लिया कंपनी ने, तो बैंक से कंपनी ने लोन लिया, बैंक हो गया क्रेडिटर, कंपनी हो गई कॉर्पोरेट डेटर, और जो लोन लिया वो हो गया डेट। अब डेट का हमने क्लासिफिकेशन देखना है। दो तरीके से क्लासिफाई करा इस एक्ट में डेट को, फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट। फाइनेंशियल डेट मतलब आपने लोन लिया है और आप रीपे करोगे इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल, और ऑपरेशनल डेट आपने किसी और कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करी है, उससे आपने गुड्स खरीदे हैं और उसका पेमेंट आपको देना है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे चल के। डिफॉल्ट क्या होगा? डिफॉल्ट मीन्स नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन होल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट हैज बिकम ड्यू और पेबल एंड इज नॉट पेड। ये कीवर्ड है, नॉट पेड बाय द डेटर। कॉर्पोरेट डेटर ने अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, देना था, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, ड्यू डेट निकल गया, पेबल था और नहीं पे करा, तो नहीं पे करा तो इसका मतलब उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। जैसे कि बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेने के बाद हमने बैंक का लोन पे ही नहीं किया, ड्यू डेट आ गई, बैंक ने रिमाइंडर भेजा, तो वो डिफ़ॉल्ट हो गया। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई भी रिकॉर्ड डेट का, ट्रांजैक्शन का, एसेट्स, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, डिफ़ॉल्ट की जो रिकॉर्ड्स हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आप समझते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होगा? इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा बैंक, और जो भी रिजर्व बैंक ने एनबीएफसीज वगैरह जो भी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, मे बी एनबीएफसी, वो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी। और कंपनीज एक्ट में भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइंड है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी में नोटिफाई, वो सारी की सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी। इसको डिफाइन करने का पर्पज़ ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाहर रखता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होगा? कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आपने बैंक के साथ सिक्योरिटीज़ या कोई इंश्योरेंस, डिपॉजिट, कुछ भी ट्रांजैक्शन करी है, एडवांसेस भी लिए, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा। सर्विस, डिपॉजिट्स जो बैंक एक्सेप्ट करता है, कुछ मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो, कोई इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल सर्विस में आएंगी। ठीक है, इसमें सारे डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस भी कवर होती हैं। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? बेसिकली लेमन टर्म्स में हम कह सकते हैं बैंक्स। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, तो आरबीआई ने जिसको रजिस्ट्रेशन दिया वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो बैंक और एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो गए। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर कौन हो गया? ये हो गया आरबीआई, सेबी और आईआरडीए, पेंशन
फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और कोई ऐसी बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन हो गया? वो इंडिविजुअल, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इंडिविजुअल ही होंगे, वो इंडिविजुअल जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास एनरोल्ड है, उसका मेंबर है और बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है। बोर्ड कौन है? IBBI, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास वो मेंबर है और बोर्ड के पास उसका रजिस्ट्रेशन है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर में तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो रजिस्टर्ड हैं, अब आप यहाँ देखेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये सारे के सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में एग्जैक्टली आज की डेट में इंडिया में 3,324 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड हैं जो IBBI के पास हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जैसे मैंने बताया, 3 एजेंसीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, किसके पास? IBBI के पास। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे सारा डाटा मेंटेन करेंगे। नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अच्छा, अब इसमें पर्सन कौन कौन होता है? पर्सन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एनी एंटिटी एस्टेब्लिश्ड बाय, सभी कवर हो गए पर्सन। पर्सन इंक्लूड्स पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कोई नॉन रेजिडेंट है, NRI है, वो भी पर्सन यानी इसमें कवर होता है। नॉन रेजिडेंट भी डिफॉल्ट करके चला जाता है तो वो भी इसमें कवर होता है। रेजिडेंट इन इंडिया जो फेमा में डिफाइंड है, कौन रेजिडेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया अदर देन रेजिडेंट इन इंडिया। प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, रूल्स बनाने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया और जो रेगुलेशन बनाने का राइट है वो IBBI बनाएगी। आगे चल के हम पढ़ेंगे रेगुलेशंस, तो CIRP रेगुलेशंस हैं, उसमें हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मनी, गुड्स, एक्शनेबल क्लेम्स, लैंड, एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कहीं भी हो प्रॉपर्टी, कहीं भी हो, तो बेसिकली इसमें सभी कुछ कवर कर दिया गया। कॉर्पोरेट डायरेक्टर के पास जो भी एसेट्स हैं वो प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाते हैं। रेगुलेशंस कौन बनाएगा? रेगुलेशन मीन रेगुलेशन मेड बाय बोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया बोर्ड। बोर्ड के पास पावर है, बोर्ड कौन है? IBBI। IBBI के पास पावर है रेगुलेशंस बनाने की। IBBI रेगुलेशंस बनाएगा, जैसे कि IBBI ने बनाई कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसकी रेगुलेशंस हैं और वो बनाई IBBI ने। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? नोटिफिकेशन इशू करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, हम बात करेंगे उसके बारे में आगे चल के। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल इसके पीछे, इस कोड के पीछे जो दिया गया वो शेड्यूल है। सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होगा? क्रेडिटर इन फेवर ऑफ whom सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। सो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सिक्योरिटी इंटरेस्ट मीन्स राइट, टाइटल और इंटरेस्ट और क्लेम टू प्रॉपर्टी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ और प्रोवाइडेड फॉर ए सिक्योर्ड क्रेडिटर बाय ट्रांजैक्शन विच सिक्योर्स पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन। सो समझ नहीं आया पढ़ने के बाद। सिक्योरिटी इंटरेस्ट बेसिकली आप बैंक के पास जब गए, आपने कहा मेरे पास कुछ कोलैटरल रखने के लिए कोई चीज़ है, तो वो कोलैटरल बाय वे ऑफ मॉर्गेज हुआ, चार्ज हुआ, हाइपोथिकेशन हुआ, असाइनमेंट हुआ, एनकम्बरेंस हुआ, तो किसी भी तरीके से हुआ, जो क्रेडिटर है उसके पास कोई राइट आया जो कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट वो राइट को एक्सरसाइज करके वो अपनी आउटस्टैंडिंग रियलाइज़ कर लेता है, तो वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है। यानी आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने वो प्रॉपर्टी बैंक को दी और बैंक ने आपको लोन दिया, तो बैंक का उस प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो गया और बैंक जो हो गया उस केस में वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट बैंक को दे दिया तो बैंक बन गया सिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन इसमें से परफॉर्मेंस गारंटी को एक्सक्लूड करा हुआ है। परफॉर्मेंस गारंटी सिक्योरिटी इंटरेस्ट में नहीं आएगी। आपने किसी को परफॉर्मेंस की गारंटी दी है, वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट में कवर नहीं होता। स्पेसिफाइड का मतलब है जो भी रेगुलेशंस हैं बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स एग्रीमेंट और अरेंजमेंट इन राइटिंग और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और फंड्स, गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम
और टू दी कॉर्पोरेट डेटर। सो ट्रांजैक्शन समझ में आता है। ट्रांसफ़र इंक्लूड सेल, परचेज, एक्सचेंज, मॉर्गेज। तो ट्रांसफ़र क्या होगा, ये सारी ट्रांजैक्शंस, गिफ्ट भी दिया वो भी ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ एनी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एंड क्रिएशन ऑफ एनी चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी। चार्ज भी क्रिएट किया गया प्रॉपर्टी पे तो वो ट्रांसफ़र होगा। वर्कमैन क्या होगा, वर्कमैन शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो वर्कमैन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डिफाइन किया वही वर्कमैन होगा। और जो भी इसमें कहा गया सबसेक्शन 37 में, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन अंडर दिस कोड इफ यूज्ड एंड आर नॉट एक्सप्लेन्ड, डेफिनेशन कवर नहीं किया गया, इन एक्ट्स में से मीनिंग उठा लिए जाएंगे। अगर कोई वर्ड आपका यूज़ किया गया और यहाँ डिफाइन नहीं किया गया तो इनमें से रेफ़र कर दिया जाएगा। ये इन्होंने बता दिया यहाँ पे। पार्ट 1 में हमने प्रिलिमिनरी पढ़ा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड क्या था। अब पार्ट 2 में है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। तो इसके चैप्टर अगेन पार्ट 1 में बेसिक बैकग्राउंड दिया, पार्ट 2 में कॉर्पोरेट पर्सन के बारे में, इनका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन, उसका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी में हमने बात करी एप्लीकेबिलिटी। तो ये जो पार्ट एप्लीकेबल है वो किस पे है, कॉर्पोरेट डेटर पे है क्लियरली, क्योंकि ये कॉर्पोरेट डेटर के लिए ही बना है, कॉर्पोरेट पर्सन के लिए अगर आप देखेंगे ऊपर। वेयर दी मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज 1 लाख रुपी, यहाँ पे ये कीवर्ड है 1 लाख रुपी। मिनिमम अमाउंट डिफॉल्ट 1 लाख रुपए, यानी इसका मतलब इन केस देर आर 2 कंपनीज A एंड B एंड A कॉर्पोरेट डेटर है, B क्रेडिटर है और A ने डिफॉल्ट कर दिया, सो B कैन नॉट अप्रोच टू NCLT इन केस द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज लेस देन 1 लाख रुपी। 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट होना ही चाहिए। 1 लाख रुपी वी नीड टू ब्रिंग दैट कॉर्पोरेट डेटर टू दी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। अब प्रोवाइडेड, आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि ये 1 लाख रुपी है, चेंज हो गई है, गवर्नमेंट ने 1 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 1 करोड़ की लिमिट है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना होगा, ऑफ और हायर वैल्यू भी बता सकती है वो, बट नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीज़। सो क्योंकि हमारे देश में हम कोविड चैलेंज फेस कर रहे हैं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सभी फेस कर रहे हैं, तो हमारे देश में अननेसेसरी कोविड की वजह से कोई कंपनी दे नहीं पा रही किसी का आउटस्टैंडिंग, तो वो अगर डिफ़ॉल्ट कर रही है तो उसको अननेसेसरीली कोर्ट में ना घसीटा जाए। और अगर ऐसा कर दिया जाता कि 1 लाख ही रखी जाती लिमिट, तो सभी कंपनीज NCLT पहुंच जाती। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और वो 1 लाख से बढ़ा के अभी फ़िलहाल 1 करोड़ कर दिया। अब आते हैं हम सेक्शन 5, इसमें डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हम बात कर चुके हैं, ऊपर बात करी थी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर 1 पार्ट 2 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी, NCLT। और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी DRT होगी वो होगी इंडिविजुअल और फर्म्स के केस में। ऑडिटर कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको पावर दी गई है, ICAI ने पावर दी है ऑडिट करने के लिए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं इसका चैप्टर 1। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली दीज आर द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स सच एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। मेमोरेंडम और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन होगा, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इज बेसिकली ए कॉर्पोरेट डेटर, और या फिर कॉर्पोरेट डेटर का कोई पार्टनर इन केस LLP है, या कोई शेयर होल्डर मेंबर, या कोई इंचार्ज जो सारी प्रोसेस CEO CFO हेड है जो कॉर्पोरेट डेटर का, दैट विल बी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट।
और कॉर्पोरेट गारंटर कौन होगा? अ पर्सन हु इज़ द श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू द कॉर्पोरेट डेटर, तो जिसने गारंटी दी हुई है, यानी एक कंपनी ए ने गारंटी दी हुई है कंपनी बी को, तो कंपनी बी ने लोन लिया बैंक से और कंपनी ए ने गारंटी दिया, तो वो कंपनी ए कंपनी बी के लिए कॉर्पोरेट गारंटर बन गया। जैसे कि हमने इंडिविजुअल गारंटर कहा था कि इसी इंडिविजुअल ने कंपनी के लोन के लिए गारंटी दी है, इसी तरीके से एक कंपनी दूसरी कंपनी को गारंटी देती है कि अगर ये कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी तो हम बैठे हैं, हम रीपे करेंगे लोन। डिस्प्यूट क्या होगा? डिस्प्यूट मतलब कोई भी सूट, आर्बिट्रेशन, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है इन रिलेशन टू द डेट। मतलब दो कंपनी आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं और एक ए ने परचेज़ किया बी से कुछ सामान और वो सामान की पेमेंट ए नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है या कोई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स वायलेट करी बी ने, तो एक जो है पेमेंट नहीं कर रहा। इस केस में बी NCLT नहीं जा सकता, तो हम बात करेंगे इसके बारे में भी। तो डिस्प्यूट का मतलब है जहाँ पे दो पार्टीज आपस में उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट किसी सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में पेंडिंग है। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होगा? जैसे मैंने पहले बताया, पर्सन टू हुम फाइनेंशियल डेट इज ओन्ड। सो बैंक से आपने लोन लिया, यहाँ पे बैंक हो या किसी और कंपनी से लिया वो मटेरियल नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर कोई और कंपनी भी हो सकती है। अगर आपने उस कंपनी से लोन लिया तो लोन लिया, फाइनेंशियल डेट इज ओन्ड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन टू whom such debt has been legally assigned और ट्रांसफर्ड। और अगर किसी ने ट्रांसफ़र कर दिया किसी और को तो वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा। सपोज एक बैंक ने आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपका लोन जो है किसी और बैंक को भेज दिया, मे बी उन दोनों का मर्जर हो गया। आजकल हम सुन रहे हैं बैंक्स का मर्जर हो रहा है, तो मर्जर होके जो नए बैंक के पास, तो वो भी नया बैंक जो है आपके लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा। और किसी और कंपनी से आपने लोन लिया तो वो कंपनी भी फाइनेंशियल क्रेडिटर होगी। फाइनेंशियल डेट क्या होगा? जहाँ पे आपने लोन लिया और आप वो डेट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करोगे अगेंस्ट दी, मतलब आज आपने लोन लिया, आप 1 साल के बाद पे करोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो वो फाइनेंशियल डेट होगा। मनी बोरोड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सो फाइनेंशियल डेट की बात कर रहे थे हम। फाइनेंशियल डेट जो हमने लोन लिया वो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, तो वो फाइनेंशियल डेट होगा। तो लोन लिया आपने और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, तो वो फाइनेंशियल डेट होगा। ठीक है। कोई क्रेडिट फैसिलिटी ली है, ओवरड्राफ्ट या सीसी लिमिट ली है बैंक से, तो वो भी फाइनेंशियल डेट होगा। और कोई बॉन्ड्स या डिबेंचर, स्टॉक और किसी इंस्ट्रूमेंट पे कुछ अमाउंट रेज किया, तो वो भी आपका फाइनेंशियल डेट होगा। ठीक है। लीज हायर परचेज भी आपका फाइनेंशियल डेट होगा। रिसीवेबल्स जो होंगे वो आपने अगर बेच दिए, डिस्काउंट करा लिए, तो वो भी आपका फाइनेंशियल डेट होगा। यानी आपके पास रिसीवेबल थे, आपने वो डिस्काउंट करवा के बैंक से पैसा ले लिया, वो भी फाइनेंशियल डेट में कवर होता है। ठीक है। और एनी अमाउंट रेज्ड अंडर एनी ट्रांजैक्शन, कोई अमाउंट रेज की गई। अब इसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज एनी अमाउंट रेज फ्रॉम एन अलॉटी अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शैल डीम टू बी अमाउंट हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग। यानी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है तो वो एज्यूम किया जाएगा कि वो फाइनेंशियल डेट है। यानी रियल एस्टेट या किसी बिल्डर ने आपसे पैसा लिया, आपने ऑल्दो घर खरीदने के लिए पैसा दिया, लेकिन उसको फाइनेंशियल डेट माना जाएगा। ठीक है। और इनके मीनिंग्स वही हैं जो रेरा में डिफाइंड है। और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन करी है आपने, वो भी फाइनेंशियल डेट माना जाएगा। काउंटर आइडेमनिटी ऑब्लिगेशन है, गारंटी बॉन्ड या कुछ ऐसा, तो वो भी तो ये फाइनेंशियल
आपकी डेट की डेफिनेशन दी गई है, ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल डेट मानी जाएंगी। और फाइनेंशियल पोजीशन जो होगी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो सीडी की होगी एज ऑन डेट, दैट विल बी फाइनेंशियल पोजीशन। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, अब ये नई टर्म है, व्हाट इज दैट? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं बता देता हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो कि आगे चल के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनेगा, वो बनाता है ताकि जो कंपनी प्रॉब्लम में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके जो विलिंग इन्वेस्टर हैं, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी ट्रबल में है, इंसॉल्वेंसी में चली गई, तो उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए जो एप्लीकेंट्स आएंगे उनको बताना तो पड़ेगा ना कि कोई चीज़ क्या स्टेटस है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो वो सारी फाइनेंशियल डिटेल्स और अदर इंफॉर्मेशन उस कॉर्पोरेट डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में दी जाएगी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को। और देगा कौन? वो देने वाला बंदा होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इनिशिएशन डेट क्या होगा? डेट ऑन विच फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट और ऑपरेशनल क्रेडिटर मेक्स एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बंदा इस डेफिनेशन को पढ़ के हमें यह क्लियर होता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या ऑपरेशनल क्रेडिटर कोई भी जा सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कि एनसीएलटी है, एनसीएलटी के पास तीनों में से कोई भी जा सकता है। और जिस डेट पे वो एप्लीकेशन लगाएंगे, आइदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट और ऑपरेशनल क्रेडिटर एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाएंगे, वो होगा इंसॉल्वेंसी इनिशिएशन डेट। और इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या होगा? जिस दिन वो एप्लीकेशन एडमिट हो गई। फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई एनसीएलटी के पास और एप्लीकेशन हो गई एडमिट, तो वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हो जाएगी। और एप्लीकेशन लगाई जाती है सेक्शन 7, 9 और 10 में। 7 में लगाते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, 9 में लगाते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर और 10 में खुद कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ में जैसे हमने ऊपर देखा कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है वो कॉर्पोरेट डेटर के की पर्सन या उनके डायरेक्टर, मैनेजर कोई भी हो सकता है, तो उनके बिहाफ पे कोई भी लगा सकता है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, अब ये क्या चीज़ है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। तो जब हम इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करेंगे किसी कॉर्पोरेट डेटर की, तो हमें कुछ खर्चा भी होगा मैनेज करने का, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होंगे, वो आएंगे, उनके साथ मीटिंग होगी, तो वो सब का खर्चा। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की फ़ीस जो होगी वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट होगी। तो देखते हैं कॉस्ट में अब क्या क्या है। कॉस्ट में है अमाउंट ऑफ इंटरिम फाइनेंस। हो सकता है कि कॉर्पोरेट डेटर के पास पैसा ही ना हो, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कि आईपी है वो आगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनेगा जब उसका अपॉइंटमेंट होगा, तो वो फाइनेंस रेज करेगा। तो वो जो फाइनेंस रेज करेगा वो कॉर्पोरेट क्या बन गया? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट बन गई। सो CIRP कॉस्ट का पार्ट बन गई। फिर फीस पेबल टू पर्सन एक्टिंग एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, RP की फीस भी इसमें आ गई। एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय RP इन रनिंग द बिजनेस ऑफ CD, जो RP ने कोई अपने जेब से कुछ पैसा खर्च कर दिया, तो वो भी इसमें आ गया। और एनी कॉस्ट इनकर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा कोई कॉस्ट इनकर करी गई वो भी इसमें आ जाता है। एनी अदर कॉस्ट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, और कोई और कॉस्ट जो कि बोर्ड को लगता है इसमें आना चाहिए वो इसमें आ जाती है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड क्या होगा? पीरियड होगा 100, जैसे हमने ऊपर देखा था कि टाइम बाउंड मैनर में जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना है, तो 180 डेज बिगिनिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। और इंसॉल्वेंसी कमेंस कब हुई? जिस दिन एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली। हमने अभी देखा ना यहाँ पे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एडमिशन, एनसीएलटी ने एडमिशन कर लिया, एप्लीकेशन एडमिट हो गई, तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया। और 180 डेज के बाद ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड ख़त्म हो जाएगा। इंटरिम फाइनेंस, जो कि फाइनेंस रेज करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रोसेस को चलाने के लिए, वो इंटरिम फाइनेंस होगा।
लिक्विडेशन कॉस्ट इन केस कंपनी की इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाती तो वो लिक्विडेटर कॉस्ट इनकर करेगा, जो वो लिक्विडेशन कॉस्ट होगी। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट क्या होगी? लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट मीन्स द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग फॉर लिक्विडेशन कमेंस। लिक्विडेशन जब कमेंस हो जाएगा, तो कब हो जाएगा? जब इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाई तो लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, वो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट होगी। लिक्विडेटर कौन होगा? लिक्विडेटर अगेन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा जिसको लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। लिक्विडेटर वो भी हो सकता है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था। इसका मतलब कंपनी ए कॉर्पोरेट डेटर का एक आरपी अपॉइंट हुआ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना और वो प्रोसेस करता रहा सीआईआरपी की। 180 दिन हुए, उसके बाद एक्सटेंशन भी होती है, हम बात करेंगे उसके बारे में। एक्सटेंशन मिली और टाइम लैप्स हो गया, कोई एप्लीकेंट आया नहीं उसको रिजॉल्व कराने के लिए, तो वो लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो सकता है। लिक्विडेशन ऑर्डर पास होगा तो हो सकता है वही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो सकता है कोई और लिक्विडेटर, कोई और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो यहाँ पे क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही बनेगा लिक्विडेटर भी। लिक्विडेटर का काम होगा सारे के सारे एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज कराना। ऑफिसर कौन होगा? ऑफिसर मीन्स who is in the default as defined in clause 60 subsection 2 of Companies Act or a designated partner of LLP Act। तो ऑफिसर कौन होगा? कंपनी का कोई भी ऑफिसर, ऑफिस बियरर और पार्टनर एलएलपी के केस में। ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होगा? जिसके साथ हम नॉर्मल डीलिंग करते हैं और उसका हमने पैसा नहीं दिया, कॉर्पोरेट डेटर ने उसका पैसा नहीं दिया, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो जाएगा। और जो डेट नहीं दिया वो ऑपरेशनल डेट होगा। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसा नहीं होगा जैसे कि बैंक से लोन लिया और 2 साल 3 साल या 5 साल टर्म लोन लिया, तो वो हमारा था फाइनेंशियल डेट, यहाँ पे आ जाता है ऑपरेशनल डेट। ऑपरेशनल डेट की डेफिनेशन देखते हैं। क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब साफ है कि एम्प्लॉय भी ऑपरेशनल डेट होंगे, यानी कॉर्पोरेट डेटर ने एम्प्लॉय को पैसा देना है तो वो भी ऑपरेशनल डेट होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइजिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं पर्सनल गारंटर पे। पर्सनल गारंटर हमने बात करी थी शुरू में भी। इंडिविजुअल हु इज द श्योरिटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू द कॉर्पोरेट डेटर। जिसने गारंटी दी है किसकी? कॉर्पोरेट डेटर की, और वो इंडिविजुअल है तो वो पर्सनल गारंटर। ऐसे ही कॉर्पोरेट गारंटर हमने देखा था, जिस कंपनी ने गारंटी दी है कॉर्पोरेट डेटर की वो कॉर्पोरेट गारंटर हो जाता है। पर्सनल कौन होगा? इंक्लूड डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एम्प्लॉयज़, ये सब पर्सनल होंगे। ये सारी टर्म्स हम जो बात कर रहे हैं ये सब हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए मेक श्योर कि आपको इसके बारे में क्लैरिटी हो। अब आते हैं हम रिलेटेड पार्टी पे। रिलेटेड पार्टी कौन होगा? जो पार्टी रिलेटेड है किससे? कॉर्पोरेट डेटर से। तो वो कौन कौन होगा? इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट डेटर, सो रिलेटेड पार्टी मीन्स अ डायरेक्टर और अ पार्टनर। तो कौन होगा? डायरेक्टर और पार्टनर। पार्टनर किसका? एलएलपी का, डायरेक्टर कंपनी का, और ए रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर और अ पार्टनर, और पार्टनर और डायरेक्टर का रिलेटिव, ये होंगे रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी सीडी के लिए, कॉर्पोरेट डेटर के लिए रिलेटेड पार्टी कौन होगा? डायरेक्टर, उसके खुद के डायरेक्टर, एलएलपी है तो पार्टनर, और रिलेटिव जो डायरेक्टर और पार्टनर के रिलेटिव है। उसके बाद आ जाता है की मैनेजरियल पर्सन, जो उसका मेन इंपॉर्टेंट बंदा होगा जो सारे अफेयर्स देख रहा है, वो रिलेटेड पार्टी होगा कॉर्पोरेट डेटर का, और उसका रिलेटिव भी इंक्लूड कर लिया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ सीडी और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। यानी ऐसी कंपनी, ऐसी एलएलपी भी हो गई, ऐसी एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर जो डायरेक्टर कॉमन है या पार्टनर है वो, या उनके रिलेटिव वो पार्टनर है। समझ में आ गया?
फिर आ जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन विच डायरेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन विच डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज ए डायरेक्टर। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दूसरी कोई और कंपनी जिसमें कि सीडी का डायरेक्टर या एलएलपी का पार्टनर या मैनेजर डायरेक्टर है या होल्ड करता है रिलेटिव्स के साथ मोर देन 2%, 2% से ज्यादा अपने रिलेटिव के साथ मिलके होल्ड करता है, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रिलेटेड पार्टी हो गई। यानी कि एक सीडी के लिए ये वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी होगी। रिलेटेड पार्टी क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम, ये हम आगे चल के बात करेंगे। रिलेटेड पार्टी को बार किया गया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए, तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। प्राइवेट लिमिटेड के बाद पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर कॉमन है या अपने रिलेटिव्स के साथ 2% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्ट्स ऑन द एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ सीडी। यानी इसका मतलब सीडी के जो डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर हैं, इनके एक्शंस पे कोई कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट काम करती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी अपने आप रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी इसमें। एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और अ पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसके पार्टनर्स और एम्प्लॉइज एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ, इन्हीं बंदों के डायरेक्टर्स, पार्टनर और मैनेजर के एडवाइस पे काम करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म, इनके एम्प्लॉइज या पार्टनर्स इन सीडी के डायरेक्टर, पार्टनर्स और मैनेजर के एक्शंस पे काम करते हैं तो वो भी रिलेटेड हो जाएगा। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन अ डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज अकस्टम टू एक्ट, यानी कोई एक पर्टिकुलर बंदा उसकी डायरेक्शन लेके सीडी के डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर काम करते हैं तो वो बंदा भी रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा। फिर आता है बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। यहाँ पे क्या कवर कर दिया, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट तीनों कवर है। यानी होल्डिंग कंपनी है, कुछ भी होल्ड करती है मोर देन 50%, वो सब्सिडरी है सीडी की, वो भी आ जाती है, और एसोसिएट है 50% से कम शेयर है तो भी हम उसको मान लेंगे कि वो रिलेटेड पार्टी है। और ए सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी टू विच कॉर्पोरेट डेटर इज ए सब्सिडरी, और अगर कॉर्पोरेट डेटर सब्सिडरी, यानी यहां मेरा सीडी जो है वो सब्सिडरी है किसकी, इसकी पेरेंट कंपनी यहाँ पे बैठी है ए लिमिटेड, तो ये ए लिमिटेड भी आ जाएगा इसके एम्बिट में, और सीडी जिसको होल्ड करता है वो भी आ जाएगा। सीडी बी को होल्ड करता है और सीडी खुद सी है तो बी और ए सब आ जाएंगे इसमें। एनी पर्सन हु कंट्रोल मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट्स, कोई भी पर्सन, वेदर इट इज ए पर्सन, हमने पहले पढ़ा है पर्सन में सभी इंक्लूड हो जाते हैं, कंपनी भी हो जाती है। एनी पर्सन हु कंट्रोल मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट इन द कॉर्पोरेट डेटर ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप और वोटिंग एग्रीमेंट, 20% से ज्यादा अगर वोटिंग शेयर है तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। अ पर्सन इन whom corporate debtor control more than 20%, अगर कॉर्पोरेट डेटर किसी भी एंटिटी में 20% से ज्यादा तो वो भी रिलेटेड पार्टी। एनी पर्सन हु कैन कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर कोई पर्सन है जो गवर्न करता है कि बोर्ड मेंबर्स कौन कौन होंगे तो वो पर्सन भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा। एनी पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट डेटर ऑन अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग, having more than 2 directors in common, interchange of managerial person, यानी common managerial person है, directors common है, या पॉलिसी मेकिंग में कर रहा है एडवाइस तो वो पर्सन भी इसमें रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू और फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर, तो ये इसमें ये भी आ जाता है, वो बंदा जो एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। सपोज सीडी को एक कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है जो उसका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है,
आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मेजर रेवेन्यू वो सीडी से ड्रॉ करती है, तो वो कंपनी भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएगी। 24 में हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टी फॉर ए कॉर्पोरेट डेटर, और 24A में है रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन आते हैं? प्रोप्राइटरी फर्म और पार्टनरशिप फर्म। अ पर्सन हु इज रिलेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल और अ रिलेटिव ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रिलेटिव, अब ये रिलेटिव कौन है? रिलेटिव तो हम किस किस को माने, तो ये हम डिफाइन करेंगे आगे। रिलेटिव कौन है? तो रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल और रिलेटिव ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। स्पाउस का भी रिलेटिव। पार्टनर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर मेरी कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसका पार्टनर है मेरे साथ, तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो गया। और ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और ए पार्टनरशिप फर्म, तो एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म दोनों ही रिलेटेड हो गए। अ पर्सन हु इज ट्रस्टी of a trust in which beneficiary of the trust include an individual or the terms of trust confer the power on the trustee which may exercise for the benefit of the individual. So अगर ट्रस्टी, अगर किसी ट्रस्ट में इंडिविजुअल का स्टेक है, वो उसको बेनिफिट ड्रॉ करता है, तो उसके सारे ट्रस्टी भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। प्राइवेट कंपनी इन विच इंडिविजुअल इज ए डायरेक्टर, अगर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है उस इंडिविजुअल उसमें वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डायरेक्टर है और होल्ड मोर देन 2% अलोंग विद हिज रिलेटिव, रिलेटिव के साथ मिलकर 2% से ज्यादा होल्ड करता है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा। पब्लिक कंपनी इन विच इंडिविजुअल इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड अलोंग विद हिज रिलेटिव 2% पेड अप शेयर कैपिटल। सो पब्लिक कंपनी, उसमें भी 2% से ज्यादा अलोंग विद हिज रिलेटिव्स के मिला के। अब रिलेटिव्स हम आगे देखेंगे कौन कौन है, तो 2% से ज्यादा आता है तो भी वो रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्ट ऑन द एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसी कंपनी जिसको चलाने वाला ही वो इंडिविजुअल है, जिसकी डायरेक्शंस पे काम किया जाता है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी उस इंडिविजुअल के लिए। ऐसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म हुज पार्टनर्स और एम्प्लॉइज आर कस्टम एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, तो ये इंडिविजुअल के लिए इस इंडिविजुअल के लिए ये रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म related party. A person on whose advice direction individual is accustomed to act. So वो ऐसा पर्सन जिसके इंस्ट्रक्शंस पे ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो इंसॉल्वेंसी में जा रहा है वो काम करता है, तो वो पर्सन जिसके एडवाइस पे काम करता है वो पर्सन भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। कंपनी वेयर द इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल along with its related parties owns more than 50% of the share capital. So एक ऐसी कंपनी जिसमें ये इंडिविजुअल along with its related party, जो ऊपर हमने रिलेटेड पार्टीज की बात करी, वो सब मिला के 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल ओन करते हैं और कंट्रोल करते हैं, वो कंपनी भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अब आते हैं रिलेटिव क्या है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, रिलेटिव है कौन? रिलेटिव इन रिलेशन टू इंडिविजुअल, रिलेटिव क्या? मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ के सारे मेंबर्स रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे, सारे रिलेटिव हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ रिलेटिव है, फादर मदर रिलेटिव है, देन सन डॉटर रिलेटिव है, सन्स डॉटर एंड सन ये भी रिलेटिव है, डॉटर एंड सन ये भी रिलेटिव है, ग्रैंड सन डॉटर एंड सन, ग्रैंड सन के डॉटर और सन भी रिलेटेड, ग्रैंड सन के और ग्रैंड डॉटर के डॉटर और सन रिलेटेड। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सन डॉटर, सिस्टर सन डॉटर, फादर्स फादर एंड मदर, दादा दादी हो गए इसमें कवर, मदर्स फादर एंड मदर, नाना नानी हो गए, फादर्स ब्रदर एंड सिस्टर, तो आपके पिताजी के ब्रदर एंड सिस्टर यानी चाचा जी और बुआ जी, मदर्स ब्रदर एंड सिस्टर ये भी कवर हो गए। तो ऑलमोस्ट सभी कवर कर दिया। और वेयर एवर इट सेज इन रिलेशन, वेयर एवर द रिलेशन इज दैट ऑफ सन डॉटर, sister or brothers, their spouses shall also be included.
तो अगर हमने चाचा की बात करी तो चाची इसमें अपने आप आ गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये था रिलेटेड पार्टी। 25 क्लॉज में बात करते हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होगा? अ पर्सन कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। हु इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर पर्सन, मतलब खुद अकेले और मिलके क्या करेगा? एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा, रेजोल्यूशन प्लान देगा, रेजोल्यूशन प्लान देगा। उस प्लान में क्या होगा अभी बात करेंगे उसके बारे में। टू दी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को एक रेजोल्यूशन प्लान देगा। कब देगा? जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इनवाइट करेगा सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 क्लॉज एच में। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक एडवर्टाइजमेंट देगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी इंसॉल्वेंसी में है और वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करेगा। उसके बेसिस पे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो होगा वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा, राइट। अब आते हैं रेजोल्यूशन प्लान क्या होगा। रेजोल्यूशन प्लान मींस अ प्लान प्रपोज्ड बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। किसके लिए? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न। सो गोइंग कंसर्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है। एज इट इज चलाने के लिए, मतलब उसको लिक्विडेट नहीं करना, उसके एसेट्स बेच के नहीं पैसे लाने हैं, आपको चलाना है उसको। तो कोई और कंपनी अगर उसको एक्वायर करके चलाना चाहती है तो वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगी अपना, किसको? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। For the removal of doubt, it is clarified that resolution plan may include provision for restructuring. रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन हो सकते हैं, उसमें रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, कुछ पार्ट डिस्पोज ऑफ करा के रीअरेंजमेंट, कुछ भी हो सकता है। लोन रीपे करा जा सकता है, दोबारा से रीस्ट्रक्चर करवाया जा सकता है, इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मर्जर, एमल्गमेशन और डीमर्जर। उसको ज्वाइन कराया जा सकता है, उसका डीमर्जर, स्पिन ऑफ हो सकती है एंटिटी। सो दैट इंक्लूड्स दीज थिंग्स, मर्जर, एमल्गमेशन एंड डीमर्जर। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होगा? हमने ऊपर पढ़ा था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा। और यहाँ पर क्लियरली बताया भी है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू कंडक्ट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड इंक्लूड्स इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब ये इंटरिम क्या आ गया बीच में? अभी तो हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात कर रहे थे, अब ये कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अब आ गया इंटरिम। इंटरिम होगा शुरू में कुछ पीरियड के लिए, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वंस सारे क्लेम आ जाएंगे, हम बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद सीओसी बनेगी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए हम इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पे डिपेंडेंट है। सीओसी बनने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उसको कंफर्म करना है। वंस दिस पर्सन इज गेट्स कंफर्म, दिस विल बी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वोटिंग शेयर क्या होता है? वोटिंग शेयर, voting rights of a single financial creditor in the committee of creditor, which is based on the proportion of financial debt owed to such financial creditor in relation to financial debt owned by the corporate debtor. So voting share क्या होगा? voting share होगा, suppose एक कंपनी में सीडी है, हमारे पास सीडी में तीन लोगों ने, ए बी सी, तीन लोगों ने लोन दिया हुआ है, ए बी और सी, तीनों ने लोन दिया हुआ है कंपनी ने। इसने दिया हुआ है 10 लाख, इसने दिया हुआ है 20 लाख और सी ने दिया हुआ है 30 लाख। तो तीनों ने लोन दिया हुआ है सीडी को, सीडी इंसॉल्वेंसी में चला गया, एप्लीकेशन लगा दी किसी ने, तो इनका वोटिंग शेयर जो होगा वो डिटरमाइन होगा इनके आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे कि कितना कितना इन्होंने पैसा लेना है सीडी से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1:2:3, राइट। अब आते हैं हम, ये था हमारा चैप्टर 1 जिसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये क्या चीज है, कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, इतना अभी हमें समझ में आ गया होगा कि एक कॉर्पोरेट डेटर जो डिफॉल्ट करता है उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल हो जाती है और वो इंसॉल्वेंसी में चला जाता है और कोई और पार्टी, कोई और कंपनी उसकी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करवाने के लिए रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करती है। तो अब हम डिटेल में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 6 कहता है पर्सन हु मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। कौन कौन कर सकता है वो हमने डेफिनेशन में भी देखा था, कॉर्पोरेट डेटर खुद या फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर।
सो अगर कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट हम पढ़ चुके हैं कि पेमेंट ओवरड्यू हो गई है, पेमेंट उसने नहीं दी, डिफॉल्ट 1 लाख रुपए का है, अभी फिलहाल कोविड की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 1 करोड़ का कर दिया। कौन लगा सकता है एप्लीकेशन? फाइनेंशियल क्रेडिटर। कौन लगा सकता है? सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर सेकंड नंबर पे, और कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ खुद भी लगा सकता है। तो 3 लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर खुद। किस लिए लगा सकते हैं? कि कॉर्पोरेट डेटर इंसॉल्वेंसी में है और इसकी मदद करो, इसकी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करो, अदरवाइज ये कंपनी बंद हो जाएगी। कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन खुद कॉर्पोरेट डेटर भी फाइल कर सकता है। तो सेक्शन 7 में बात करते हैं, 7 में एप्लीकेशन लगाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है? जिसने लोन दिया है, लोन अगेंस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल डेट, वो लगाएगा एप्लीकेशन सेक्शन 7 में। वो बैंक भी हो सकता है, जनरली बैंक होता है, और दूसरी कोई कंपनी भी हो सकती है जिसने लोन दिया। और हमने बात करी थी जब हमने पढ़ा कि रियल एस्टेट के केस में भी ट्रांजैक्शन, जब आपने घर लेने के लिए एडवांस दिया है प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां पे भी जिसने एडवांस दिया है वो पार्टी कौन होगी? फाइनेंशियल क्रेडिटर। और फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर है, राइट? तो आइदर ए लगा सकता है या तीनों मिलके लगा सकते हैं, या ए और बी या ए और सी, कोई भी किसी भी तरीके से। तो आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। एनी अदर पर्सन ये पहले नहीं था, क्यों डाला गया? क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे कोई एडवोकेट भी लगा सकता है एप्लीकेशन, एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ पॉइंटर, ये लेटर ऑन अमेंडमेंट के बाद इसमें ऐड हुआ 2018 में, क्योंकि पहले ये भूल गए थे तो सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उसके बाद लेटर ऑन इन्होंने अमेंडमेंट करी एंड दे इंक्लूडेड एनी अदर पर्सन। अदर पर्सन में इंक्लूड एडवोकेट्स। may file an application for initiating the corporate insolvency resolution process। तो अब हम फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद लगा सकता है, मिलके लगा सकता है, या किसी को ऑथराइज कर सकता है, कोई और फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे एप्लीकेशन लगा सकता है CIRP प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को हम बोलेंगे CIRP, शॉर्ट में CIRP। तो खुद भी लगा सकता है, किसी और को भी कह सकता है, या किसी के साथ मिलके भी लगा सकता है। बिफोर कहां लगा सकता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? NCLT। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT। और इंडिविजुअल और फर्म के केस में DRT। अभी वो नोटिफाई नहीं हुआ, यहाँ पे हो चुका है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है व्हेन ए डिफॉल्ट हैज अकर्ड। तो ये की पॉइंट है, डिफॉल्ट, बिना डिफॉल्ट के एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती, डिफॉल्ट जरूरी है। Provided that for financial creditor referred to in clause A and B of subsection 6A of section 21, an application for initiation of corporate insolvency resolution process against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such creditor। अरे अब ये क्या? ये तो कह रहा है 100 of such creditor। तो ये जो सेक्शन 21 है, इसमें कहा गया कि इन केस हमने बात करी थी मल्टीपल फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अगर एक कंपनी है, कंपनी ए जो कि CD है, जो कि यहाँ पे डिवेंचर होल्डर्स ने बहुत सारा पैसा लगाया, डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स तो थाउजेंड्स में, लैक्स में होते हैं। अब ये डिवेंचर होल्डर का एक का पैसा नहीं दिया इस CD को, CD A ने डिवेंचर होल्डर को, तो ये एप्लीकेशन लगा दे नहीं। तो इसलिए इसमें कहा गया कि jointly by not less than 100 of such creditor of the same class or not less than 10% of the total number of such creditor in the same class whichever is less। So अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऐसे हैं जो बहुत सारे हैं, मल्टीपल हैं, तो उसमें एप्लीकेशन इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए कौन लगाएगा कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट? वहां पे जॉइंटली एप्लीकेशन फाइल होगी नॉट लेस देन 100
100 creditors of the same class or not less than 10% of the total number of such creditor. 10% और 100 whichever is less. अगर 100 है तो 10% 10, अगर 1000 है तो 100, अगर 10,000 है तो 10% और 100, तो उस केस में 10% ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में 100, राइट. Provided further that for financial creditor who are allotee under the real estate, अब आ जाते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. पहले शुरू में इन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ये प्रोवाइजो नहीं डाला था, तो एक रियल एस्टेट allotee भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता था, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया. Real estate project and application for CIRP process against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such allotee. इसमें भी सेम वही कंडीशन है, 100 और 10, यहाँ पे भी सेम आ जाता है, अंडर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और नॉट लेस देन 10%. तो अगर 100 टोटल है तो 10 लोग मिलके एप्लीकेशन लगा सकते हैं. अगर 125 है तो कितने लगाएंगे, इसका 10%, 12.5 और 100 whichever is less, तो लेस क्या हुआ 12.5. अगर 125 टोटल अलॉटी है तो 13 अलॉटी मिलके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं यहाँ पे. Provided also that where an application for initiating the corporate insolvency resolution process against the corporate debtor has been filed by the financial creditor. ये प्रोवाइजो इसलिए डाला गया क्योंकि इसके अमेंडमेंट आने से पहले अगर किसी ने फाइल की गई, ऑलरेडी कर दी है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्ट 2020, such application shall be modified to comply with the requirement of first and second proviso as in the case within 30 days of the commencement. अगर किसी ने इन दोनों प्रोवाइजो आने से पहले, हमने प्रोवाइजो पढ़ा एक जहां पे डिबेंचर्स हैं और दूसरा प्रोवाइजो हमने पढ़ा जहां पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, तो दोनों में से अगर ये पहले कर चुके हैं, क्योंकि ये 2020 में आया था, 2020 में आने से पहले अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी है तो उसको अमेंड कर दिया जाएगा और मॉडिफाई कर दिया जाएगा टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो अबव विद इन 30 डेज. 30 दिन के अंदर अंदर उसको अमेंड कर दिया जाएगा और 10% या 100 whichever is less उनकी अप्रूवल लेके दोबारा से मॉडिफाई करी जाएगी एप्लीकेशन. और अगर ऐसा नहीं किया तो डीम टू बी विथड्रॉन बिफोर इट्स एडमिशन, फेलिंग विच द एप्लीकेशन शैल डीम. अगर नहीं किया, 30 डेज का टाइम दिया यहाँ पे, अगर 30 डेज के अंदर नहीं किया तो उसको मान लिया जाएगा कि वो विथड्रॉ हो गई है. For the purpose of this subsection, a default include a default in respect of financial debt owed not only to an applicant financial creditor but to any other financial creditor of the corporate debtor. तो अब इसमें क्या बताया एक्सप्लेनेशन में, सपोज हमने कहा लिमिट कही हमने 1 लाख की. अगर एक किसी पार्टी का 50,000 डिफॉल्ट है, सपोज लेट मी टेक एन एग्जांपल, सीडी का डिफॉल्ट किया यहाँ पे इसने 90, एक पार्टी ने 90K का 90,000 और इसने 2 लाख का. अब एप्लीकेशन कौन लगाएगा, हमने ऊपर पढ़ा था कि डिफॉल्ट जो होगा वो 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस पार्टी का 90K का डिफॉल्ट है, ये भी एप्लीकेशन लगा सकता है, सोली खुद भी लगा सकता है, प्रोवाइडेड कि डिफॉल्ट पूरा देखा जाएगा कि default include a default in respect of financial debt owned not only to the applicant but to any other financial creditor. तो सबका मिला के अगर डिफॉल्ट इस लिमिट से ज्यादा हो गया तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है, इवन दो जो एप्लीकेशन लगा रहा है उसका डिफॉल्ट इंडिविजुअली, उसका पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डिफॉल्ट जो है वो लिमिट से एक्सीड नहीं होता. फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1. जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो एप्लीकेशन लगाएगा सबसेक्शन 1 में. सच फॉर्म एंड मैनर बताया जाएगा, वो हम पढ़ेंगे क्या कैसे लगेगी एप्लीकेशन. अकम्पनीड विद सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो फीस कितनी लगेगी वो हमारे को आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें हम देखेंगे कि कितनी फीस है और कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन फाइल करनी है एनसीएलटी के पास. फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश. अब एप्लीकेशन के साथ क्या लगाएगा,
रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का रिकॉर्ड, क्या क्या डिफॉल्ट किया, विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो हमने पहले बात करी थी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कौन है, डाटा रिपोजिटरी, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। जब बैंक ने लोन दिया तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को बताएगा कि हमने लोन दिया, और इंस्टॉलमेंट्स आ रही होंगी, जब इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो डिफॉल्ट हुआ, वहां से रिकॉर्ड निकाल के वो रिकॉर्ड जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास पड़ा है वो एप्लीकेशन के साथ लगाएगा। कौन लगाएगा, जो एप्लीकेशन फाइल करेगा सीडी के अगेंस्ट, वो रिकॉर्ड जो है एज एन एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट काम करेगा। और इसके साथ साथ नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज्ड, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना जरूरी है कि कौन सा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इस पर्टिकुलर केस में, इन केस एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो वो एक्ट करेगा एज एन आईआरपी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो पहले आईआरपी रहेगा, जब सीओसी बन जाएगी तब उसको कंफर्म या रिमूव कर दिया जाएगा। और एनी अदर इंफॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, और जो बोर्ड बताएगा, तो इसके आगे रेगुलेशंस बनी हुई हैं, हम जब रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्म है इसका, किस तरीके से एप्लीकेशन लगेगी, कितनी फीस है, और ये कैसे ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो किस फॉर्म में देने हैं, ये सब हम बात करेंगे। और क्या इंफॉर्मेशन बोर्ड ने प्रिस्क्राइब करी है रेगुलेशन पे, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आता है सबसेक्शन 4 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ कौन है, एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या करेगी, एनसीएलटी विद इन 14 डेज, 14 दिन का ही टाइम दिया गया, 14 एप्लीकेशन लगने के 14 दिन के अंदर अंदर एसरटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। एनसीएलटी क्या करेगा, डिफॉल्ट पता लगाएगा, डिफॉल्ट हुआ है नहीं हुआ, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अदर एविडेंस फर्निश्ड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो 14 डेज के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि यहाँ एनसीएलटी है वो पता लगाएगा कि डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर इन केस डिफॉल्ट हुआ है, इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट, तो क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये काम एनसीएलटी को सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर करना है। उनको पता लगाना है कि डिफॉल्ट हुआ है बेस्ड अपॉन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और द एविडेंस सबमिटेड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर। If the adjudicating authority has not ascertained the existence of default, अगर adjudicating authority ने नहीं करा ascertain the existence of default and passed an order under subsection 5, it shall record the reason for the same. So इनको लिख के देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि NCLT कोर्ट को भी बोला गया कि आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि किस बेसिस पे आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है या एक्सेप्ट करी है, ये हमारे को बताओ। Where the adjudicating authority is satisfied, NCLT अगर satisfied है कि डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट हैज occurred and the application is complete, जो एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर ने ऊपर लगाई है वो कंप्लीट है, एंड नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किसके अगेंस्ट, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने जा रहा है, प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग नहीं है तो क्या होगा, उस अगर ऐसा है तो एनसीएलटी क्या करेगी, एडमिट सच एप्लीकेशन। अगर 3 चीजें देखेगी एनसीएलटी कि डिफॉल्ट हुआ है, एप्लीकेशन कंप्लीट है और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, तो एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर डिफॉल्ट ही नहीं हुआ है, डिफॉल्ट नॉट अकर्ड, डिफॉल्ट ही नहीं हुआ है, एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 इज कंप्लीट, पहला डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट हैज नॉट टेकन प्लेस, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो मे रिजेक्ट, यहाँ पे लिखा है मे रिजेक्ट, एनसीएलटी मे रिजेक्ट, जरूरी नहीं है कि रिजेक्ट कर दे, इट मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अब नहीं, जरूरी नहीं है रिजेक्ट कर दे तो क्या, आगे चलते हैं, अपॉर्चुनिटी भी देगी एनसीएलटी उसको ठीक करने की। प्रोवाइडेड दैट एनसीएलटी शैल बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन अंडर दिस subclause B of subsection 5 give a notice to the applicant कौन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, टू रेक्टिफाई करने का टाइम देगी। क्या रेक्टिफाई, डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट, डिफॉल्ट
हुआ है कोई डिफेक्ट है नहीं, अगर डिफॉल्ट ही नहीं हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो रेक्टिफाई करने का टाइम देगी विद इन 7 days, 7 दिन का टाइम देगी विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है तो चेंज करने का टाइम देगी, अगर डिफॉल्ट ही नहीं हुआ, डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है तो स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है तो 7 दिन का टाइम देगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको ठीक करने के लिए। सबसेक्शन 6 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल कमेंस कब से हो जाएगी? फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। तो ये हमने ऊपर भी देखा था कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या होगी? इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वंस द एप्लीकेशन गेट एडमिटेड। सो यहाँ पे एप्लीकेशन एडमिट हो गई और इंसॉल्वेंसी कमेंस हो गई, इंसॉल्वेंसी शुरू हो गई। अब हम आगे अगले सेक्शन में पढ़ेंगे कि इंसॉल्वेंसी शुरू होने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, एनसीएलटी क्या करेगी और आईआरपी जो अपॉइंट हुआ यहाँ पे आईआरपी उसका क्या रोल रहेगा। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी कम्युनिकेट करेगा, क्या कम्युनिकेट करेगा? ऑर्डर, जो ऑर्डर पास करा ऊपर क्लॉज ए और बी में, ए में क्या करा? रिजेक्शन का और यहाँ एक्सेप्टेंस का, टू फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर। ए में हमने क्या करा था? ए में करा था एडमिट, ए में एडमिट किया था और बी में रिजेक्ट किया था। तो ए में एडमिट, वंस एप्लीकेशन गेट एडमिटेड, यहाँ पे ए में एडमिशन होगा तो हम किसको करेंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर को और कॉर्पोरेट डेटर को क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे कि तुम्हारी एप्लीकेशन एडमिट हो गई है। और बी में हमारा था रिजेक्शन, और अगर रिजेक्शन होगा तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को करेंगे, कॉर्पोरेट डेटर को बताने की जरूरत ही नहीं है। फाइनेंशियल क्रेडिटर को बताएंगे जिसने एप्लीकेशन लगाई है कि तेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। कितने दिन में? विद इन 7 days ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन। 7 दिन के अंदर अंदर बताएगा। कौन बताएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बताएगा, एनसीएलटी बताएगा। 7 दिन के अंदर अंदर अगर एडमिट हो गई है तो दोनों को, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर को, और अगर रिजेक्ट हो गई है तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर को। ये था हमारा सेक्शन 7। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 और 9 आपस में एक ही है। सेक्शन 8 में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो सेक्शन 8 में क्या है देखते हैं, हम बात करते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर में ऑन अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट डिलीवर ए डिमांड नोटिस। तो यहाँ पे क्या है? डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस का मतलब एक नोटिस भेजेगा सेक्शन 8 में। कौन भेजेगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर। किसको भेजेगा? कॉर्पोरेट डेटर को। डिमांड की भाई मेरा पैसा पेंडिंग है, दे दो। अगर नहीं देगा तो सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा देगा। इसलिए हमने ऊपर देखा था सेक्शन 6 में लिखा था सेक्शन 7, 9 और 10। सेक्शन 6 में लिखा था कौन कौन लगा सकता है? फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कॉर्पोरेट डेटर। और ये फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन 7 में, ऑपरेशनल क्रेडिटर 9 में और कॉर्पोरेट डेटर सेक्शन 10 में। अब हम आ जाते हैं डिमांड नोटिस पे। सो सेक्शन 8 ऑपरेशनल क्रेडिटर में ऑन अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट, यहाँ पे भी डिफॉल्ट जरूरी है। डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस भेजेगा ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेटर। जो भी अनपेड अमाउंट है अलोंग विद द कॉपी ऑफ इनवॉइस डिमांडिंग द पेमेंट। तो एक नोटिस भेजेगा ऑपरेशनल क्रेडिटर, किसको? कॉर्पोरेट डेटर को, कि बॉस इतना मेरा पैसा है, ये मेरा डिमांड नोटिस है, इनवॉइस की कॉपी के साथ भेजेगा, और कितना अमाउंट है सारी डिटेल, उसका फॉर्मेट है, हम आगे चल के वो भी देखेंगे क्या फॉर्मेट है, कैसे भेजा जाएगा। कॉर्पोरेट डेटर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सो ये फॉर्म एंड मैनर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब हो चुका है रेगुलेशंस में, ये हम बात करेंगे। कॉर्पोरेट डेटर शेल विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days, यहाँ पे 10 दिन का टाइम मिला, ये इंपॉर्टेंट है। 10 days कॉर्पोरेट डेटर को क्या करना है? 10 दिन के अंदर अंदर ऑफ रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, वापस रिप्लाई करना है ऑपरेशनल क्रेडिटर को। क्या रिप्लाई करना है? एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट, क्या बताना है कि कोई डिस्प्यूट है। अगर इन केस ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने
गुड्स एंड सर्विसेज ली। सो कॉर्पोरेट डेटर ने सर्विसेज या गुड्स लिए ऑपरेशनल क्रेडिटर से, और कॉर्पोरेट डेटर को लगता है कि वो डिफेक्टिव थे या कोई डिस्प्यूट था, माल सही से नहीं मिला, ठीक नहीं था, क्वालिटी नहीं थी, व्हाटएवर। सो अगर डिस्प्यूट है तो डिमांड नोटिस के बाद ये डिस्प्यूट रेज कर सकता है, डिस्प्यूट का प्रूफ दे सकता है, एग्जिस्ट करता है, यानी कि पेंडिंग चल रहा है कोई केस, ऑलरेडी उसने फाइल कर दिया, तो वो डिस्प्यूट उसकी नोटिस में ला सकता है, किसकी, ऑपरेशनल क्रेडिटर की। if any, or record of pendency of suit or arbitration proceeding. So existence of dispute का कहां से establish होगा, कोई pending case या कोई proceedings है, ठीक है, उसकी रिसीट दिखा के उसको बोल सकता है कि ये ऑलरेडी केस पेंडिंग है, ऑलरेडी सूट चल रहा है, तो इसके लिए एप्लीकेशन नहीं लग सकती एनसीएलटी में। और या फिर कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा, the payment of unpaid operational debt by sending an attested copy of record, और अपना प्रूफ दिखाएगा कि हमने पेमेंट कर दिया, बैंक अकाउंट दिखाएगा कि ये पेमेंट हो चुकी है, और चेक कॉपी दिखाएगा, तो एविडेंस बेसिकली दिखाएगा कि ये पेमेंट हो चुकी है। For the purpose of this section, demand notice means a notice served by operational creditor to the corporate debtor demanding payment of operational debt in respect of which default has occurred. So demand notice क्या होगा, एक नोटिस जो ऑपरेशनल क्रेडिटर भेजेगा, जो वापस दोबारा से डिमांड करेगा, भाई पेमेंट कर दो, नहीं तो मैं एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा दूंगा। तो अब एप्लीकेशन लगने से पहले डिमांड नोटिस भेजेगा कौन, ऑपरेशनल क्रेडिटर, और कॉर्पोरेट डेटर के पास क्या है, या तो वो प्रूफ दिखा दे कि बॉस ये डिस्प्यूट है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, या वो पेमेंट कर दे या करी हुई पेमेंट का प्रूफ दिखा दे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो 10 दिन में रिप्लाई नहीं करता तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को के पास राइट आ जाएगा, वो सेक्शन 9 में एप्लीकेशन लगा सकता है। एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा सकता है किसके अगेंस्ट, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, सेक्शन 9 में, इन केस कॉर्पोरेट डेटर 10 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई नहीं करता। तो यहां बात करते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 डेज, 10 दिन वेट करना पड़ेगा। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द नोटिस, जब उसको मिल गया, रिसीव हो गया, और इनवॉइस डिमांडिंग द पेमेंट अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, इफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर डज नॉट रिसीव द पेमेंट, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को पेमेंट नहीं मिलती, डज नॉट रिसीव द पेमेंट अगर इन 10 दिन में हो गई तो वेल एंड गुड, फिर वो एप्लीकेशन क्यों लगाएगा। अगर इन 10 दिनों में पेमेंट नहीं मिलती तो क्या होगा, और या फिर कोई नोटिस नहीं मिलता, नोटिस ऑफ डिस्प्यूट नहीं मिलता अंडर सबसेक्शन 2 सेक्शन 8, सो ऑपरेशनल क्रेडिटर अब क्या करेगा, मे फाइल, जरूरी नहीं है उसको फाइल करनी, उसको लगता है कि मे बी ऑपरेशनल क्रेडिटर डराने के लिए सेक्शन 8 में डिमांड नोटिस भेज दे और कॉर्पोरेट डेटर पेमेंट कर दे। इन केस वो नहीं करता, फिर भी ऑपरेशनल क्रेडिटर में फाइल, उसके पास उसकी मर्जी है कि वो फाइल कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी के पास, किस लिए, सीआईआरपी प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए। द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड इन सच फॉर्म, ये हम रेगुलेशन में देखेंगे, सच फीस कितनी फीस है। ऑपरेशनल क्रेडिटर शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश, क्या फर्निश करेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन लगाएगा, एप्लीकेशन किसकी, सीआईआरपी एप्लीकेशन, सीआईआरपी एप्लीकेशन लगाएगा। क्या एप्लीकेशन में लगाएगा, कॉपी ऑफ इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट और डिमांड नोटिस डिलीवर्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। सो एप्लीकेशन के साथ लगाएगा डिमांड नोटिस और उसके साथ लगाएगा कॉपी, और एक एफिडेविट लगाएगा। एफिडेविट किस चीज का है, एफिडेविट to the fact that there is no dispute, ये important है कि there is no notice given by the corporate debtor relating to the dispute. So corporate debtor ने कोई ऐसा point raise नहीं करा, कोई notice नहीं दिया जिसमें कि dispute establish हो। इसका मतलब operational creditor एक affidavit देगा कि जो हमारा corporate debtor है उसने कोई dispute raise नहीं करा हुआ, कोई नोटिस नहीं दिया कॉर्पोरेट डेटर ने डिस्प्यूट का, और उसके साथ लगाएगा कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर का अकाउंट्स कंफर्मिंग कि उसको पेमेंट नहीं मिली,
तो यहाँ पे पेमेंट नहीं मिली तो उसका प्रूफ लगाएगा, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएगा कि मुझे देखो पेमेंट नहीं मिली। कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल है तो वहां से भी रिपोर्ट निकाल के उसका भी रिकॉर्ड लगाएगा। एनी अदर प्रूफ कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट, और कोई इसके अलावा कोई प्रूफ है जिसमें ये प्रूफ एस्टेब्लिश होता है कि कोई पेमेंट नहीं मिली हमें, तो वो प्रूफ भी लगाएगा। एन ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएटिंग ए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर दिस सेक्शन में प्रपोज है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यहाँ पे लिखा मे प्रपोज, ऊपर था जरूरी प्रपोज करना, तो यहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर की मर्जी है, उसको प्रपोज करना है तो करेगा, नहीं करना तो नहीं भी करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एनसीएलटी अपॉइंट करेगी, हम आगे देखेंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो एनसीएलटी है 14 डेज के अंदर अंदर, सेम प्रोसेस है 7 जैसा ही, ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 बाय एन ऑर्डर एडमिट, यहाँ पे क्या करेंगे, एडमिट करेंगे या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट करेगी। ठीक है, एडमिट या रिजेक्ट। तो एडमिट कब करेगी, एडमिट द एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट सच डिसीजन टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड द कॉर्पोरेट डेटर। एडमिशन के केस में हम किसको बताएंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर को बताएंगे जिसने लगाई, और कॉर्पोरेट डेटर के केस में। रिजेक्शन के केस में भी यहाँ पे दोनों को, ऊपर हमने सेक्शन 7 में जब रिजेक्शन किया तो फाइनेंशियल क्रेडिटर था, वहां पे कॉर्पोरेट डेटर नहीं था। अब आगे देखते हैं, एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 इज कंप्लीट, कब एक्सेप्ट होगी, एडमिट कब होगी एप्लीकेशन, जब कंप्लीट होगी। नो पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट, पेमेंट नहीं हुई है। इनवॉइस और नोटिस लगा हुआ है जो कि डिलीवर करा था कॉर्पोरेट डेटर को, और कॉर्पोरेट डेटर ने कोई रिप्लाई नहीं करा था। एंड नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर, और ऑपरेशनल क्रेडिटर को कोई डिस्प्यूट का नोटिस नहीं मिला, और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है। नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सो अगर प्रपोज किया है, अगर प्रपोज नहीं किया तो फिर एनसीएलटी खुद अपॉइंट करेगी। तो हमारे को क्या देखना है, एप्लीकेशन कंप्लीट है, पेमेंट नहीं हुई है, आउटस्टैंडिंग की नोटिस नहीं सर्व किया है, नोटिस डिमांड नोटिस जो सेक्शन 8 में है। सेक्शन 8 का नोटिस दिए बिना सेक्शन 9 में एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। सेक्शन 8 में डिमांड नोटिस दिया है और डिस्प्यूट रेज नहीं करा कॉर्पोरेट डेटर ने, तो एप्लीकेशन एडमिट हो सकती है। अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम प्रपोज किया है तो उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। दूसरा सिनेरियो, एनसीएलटी रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट कब करेगा, एनसीएलटी रिजेक्ट एप्लीकेशन कर सकता है इन केस, रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं है, पेमेंट कर दी। सेक्शन 8 में एप्लीकेशन डिमांड नोटिस भेजा ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कॉर्पोरेट डेटर को, डिमांड नोटिस मिलने के बाद नहीं किया, और फिर क्या हुआ, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाने की प्रोसीडिंग शुरू करी, लेकिन तब तक पेमेंट कर दी कॉर्पोरेट डेटर ने, तो उस सिनेरियो में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। क्रेडिटर हैज नॉट डिलीवर्ड द डिमांड नोटिस, the creditor has not delivered the demand notice or notice for payment to the corporate debtor। सेक्शन 8 का नोटिस नहीं भेजा क्रेडिटर ने, तो भी सेक्शन 8 में जो ऊपर हमने सेक्शन 8 में नोटिस भेजना जरूरी था वो अगर नहीं भेजा तो भी एनसीएलटी रिजेक्ट कर देगा। और नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिसीव्ड, कोई डिस्प्यूट का नोटिस मिल गया तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा कौन, एनसीएलटी। और एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग, अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो भी रिजेक्ट कर देगा एनसीएलटी एप्लीकेशन, अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को प्रपोज किया गया एप्लीकेशन में। प्रोवाइडेड दैट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बिफोर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन, तो रिजेक्ट करने से पहले क्या नोटिस देगा एनसीएलटी, किसको नोटिस देगा, एप्लीकेंट को। एप्लीकेंट यहाँ कौन है, ऑपरेशनल क्रेडिटर। रेक्टिफाई करने का क्या, डिफेक्ट किस वजह से हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हो। क्या डिफेक्ट हो सकता है, इस वजह से कि डिमांड नोटिस सर्व नहीं करा, नहीं, डिमांड नोटिस सर्व करने का दोबारा चांस नहीं देंगे। पेमेंट नहीं, ये डिफेक्ट नहीं हो सकता। एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई, कुछ इशू रह गया एप्लीकेशन में। नोटिस दिया, एफिडेविट नहीं लगाया, जैसे ऊपर एफिडेविट लगाना जरूरी था,
एफिडेविट नहीं, उसमें कुछ इशू है, तो ऐसी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए 7 डेज का टाइम देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ताकि एप्लीकेंट जो है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है, वो एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करे और उसके बाद एप्लीकेशन एडमिट हो जाए। द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। तो ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट सेक्शन 7 में भी आई, अब सेक्शन 9 में भी आई। जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी उसके बाद इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हो जाएगी। सेक्शन 10 में बात करते हैं, अब हमने पढ़ा 7 में लगाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, 9 में लगाएगा ऑपरेशनल क्रेडिटर, सेक्शन 10 में कौन लगाएगा? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कॉर्पोरेट कंपनी खुद, where the corporate debtor has committed a default। इस केस में भी डिफॉल्ट जरूरी है, डिफॉल्ट कर दिया कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, therefore may file an application for initiating the corporate insolvency resolution process with the adjudicating authority। adjudicating authority NCLT के पास खुद कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी जा सकता है। The application under subsection 1 shall be filed in such form containing such particulars and in such manner and accompanied with such fees as may be prescribed। So ये regulations में लिखा हुआ है किस फॉर्म में क्या फाइल करना है, किस तरीके से फाइल करना है और इसकी कितनी फीस है। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेशन एप्लीकेंट शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश, क्या फर्निश करेगा? अब इसमें कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद लगा रहा है एप्लीकेशन, तो खुद को डिमांड नोटिस तो देगा नहीं कि मैं खुद ही अपने पास डिमांड नोटिस भेजता हूँ और मैं खुद ही पेमेंट नहीं करता और फिर एप्लीकेशन, तो वो तो आएगा नहीं। सो ये क्या देगा? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सच अदर डॉक्यूमेंट्स। सो ये अपने खाते देगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देगा। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज IRP, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जिसको IRP बनाना है उसकी इंफॉर्मेशन देगा, और एक स्पेशल रेजोल्यूशन देगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? 3/4 ऑफ द मेजोरिटी पास्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर अगर सारे शेयर होल्डर एग्री करते हैं कि हाँ हमें इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल करनी है तभी, तो इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा उस साथ में एप्लीकेशन के साथ, पास्ड और the resolution passed by at least 3/4 of the total number of partners। in case corporate debtor जो है LLP है तो वो 3/4 majority के साथ, यहाँ पे की पॉइंट है स्पेशल रेजोल्यूशन और 3/4 of the majority in case of LLP। उसके बाद क्या होगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो हमें क्या क्या लगाना है एप्लीकेशन के साथ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स लगाने हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो एक्ट करेगा उसका नाम देना और एक स्पेशल रेजोल्यूशन देना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? अगेन 14 डेज, सब में 14 डेज है। एप्लीकेशन मिलने के 14 डेज के बाद या तो एडमिट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी, दो ही सिनेरियो होते हैं। अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो एडमिट हो जाएगी एप्लीकेशन, और रिजेक्ट करेगी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और रिजेक्ट करने से पहले बिफोर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन नोटिस टू द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। अगर कोई एप्लीकेशन में मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई करने का अगेन 7 डेज का टाइम मिलेगा। किसको मिलेगा? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को मिलेगा जो एप्लीकेशन इसमें लगा रहा है सेक्शन 10 में, इसने लगाई ठीक से नहीं लगाई तो 7 दिन का टाइम मिलेगा। 7 दिन में इसको रेक्टिफाई करो तो NCLT इसको एडमिट कर लेगी। द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी अगेन दोबारा से आ जाते हैं, कमेंसमेंट डेट कब से हो जाएगी? जब से एडमिट हो गई, राइट। अब आता है सेक्शन 10A। ये सेक्शन 10A जो है ये अमेंडमेंट के थ्रू आया। सेक्शन 10A ये 2020 में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है रिसेंटली। सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये सस्पेंशन की बात करता है, कोविड की वजह से सस्पेंड हो गई है। तो इसमें लिखा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 7, 9 और 10, मतलब सारे 7, 9 और 10 सेक्शन को ओवरराइड करता है ये। नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर शैल बी फाइल्ड फॉर एनी डिफॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर 25th of March 2020। यहाँ पे 25th of March 2020 यहाँ पे हमने लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया था फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months और such further period not exceeding 1 year from such date as may be notified। So सबसे पहले 6 month के लिए सस्पेंड किया, तो सितंबर तक सस्पेंड किया था इसको। सितंबर के बाद इन्होंने फिर सस्पेंड किया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि 1 साल तक सस्पेंशन करा जा सकता है। तो सितंबर के बाद एक बार फिर सस्पेंड किया दिसंबर तक, और दिसंबर में फिर रिसेंटली
गवर्नमेंट ने सस्पेंशन पास कर दिया और ये मार्च तक सस्पेंड रहेगा. प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल एवर बी फाइल्ड, नो एप्लीकेशन शैल एवर बी फाइल्ड, ये कीवर्ड है, एवर बी फाइल्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फॉर द सेट डिफॉल्ट अकरिंग ड्यूरिंग द सेट पीरियड. इसका मतलब है कि इस 25 मार्च 2020 से 24 मार्च 2021 तक कोई भी डिफॉल्ट हुआ है तो एप्लीकेशन उसके लिए नहीं फाइल की जा सकती. यानी 25 मार्च 2021 के बाद जो डिफॉल्ट होंगे उसी की एप्लीकेशन फाइल की जाएगी. इस पीरियड में कोविड की वजह से कोई भी किसी भी कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो उसकी एप्लीकेशन नहीं फाइल की जा सकती एनसीएलटी में. For the removal of doubt, it is clarified that the provision of this section shall not apply to any default committed under the said section before 25 मार्च 2020. Suppose ऐसा सिनेरियो है कि किसी कंपनी का आउटस्टैंडिंग 25 मार्च 2020 से पहले ही था, यानी 10 मार्च को उसने डिफॉल्ट कर दिया था, तो ये चीज उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी. तो 25 मार्च के बाद 25 मार्च तक सब पेमेंट सही टाइम पे जारी थी. 25 मार्च के बाद किसी ने डिफॉल्ट शुरू किया तो वो डिफॉल्ट के अगेंस्ट एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती कभी भी, इवन सस्पेंशन का पीरियड खत्म होने के बाद भी. अब बात करते हैं हम सेक्शन 11 की. सेक्शन 11 कहता है पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन कौन लोग नहीं लगा सकते? नॉट एंटाइटल्ड. नॉट एंटाइटल्ड कौन कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले ही डिफॉल्ट किया था. तो कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो कंपनी जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी सीआईआरपी प्रोसेस चल रही है वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता. सपोज एक सीडी है, इसके अगेंस्ट फाइल करी एप्लीकेशन, यहाँ पे ओसी ने, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, तो ये सीडी के अगेंस्ट डिफॉल्ट ऑलरेडी था, इसने फाइल, तो इस सीडी को किसी और से पैसा लेना है तो ये इसके अगेंस्ट एनसीएलटी में एप्लीकेशन नहीं लगा सकता. सीडी को बाहर कर दिया. ऐसा सीडी जिसके अगेंस्ट खुद ही लगी हुई है तो उसको बाहर कर दिया कि वो किसी और के अगेंस्ट नहीं लगा सकता. यानी इसका मतलब ये सीडी अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकता. A corporate debtor having completed corporate insolvency resolution process 12 month preceding, और इवन खत्म हो गई है प्रोसीडिंग्स और इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो गई तो 12 महीने तक एप्लीकेशन नहीं लगा सकता. जिसने अभी भी कंप्लीट करी है उसके 12 महीने तक का हमने लॉक इन दे दिया कि 12 महीने तक वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता. कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायलेटेड, कौन? कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर who has violated any of the terms of resolution plan which was approved 12 months before the date of making an application under. 12 महीने पहले अगर कोई 12 महीने तक कोई टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट करी है, किसने? कॉर्पोरेट डेटर ने. कोई कॉर्पोरेट डेटर था, उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगी थी और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आया था, उसने प्लान सबमिट किया था और कॉर्पोरेट डेटर ने कोई कंडीशन वायलेट करी थी या फाइनेंशियल क्रेडिटर ने वायलेट करी थी तो वो भी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, उसको भी मना कर दिया. कॉर्पोरेट डेटर जिसके अगेंस्ट लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो चुका है, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जिसके अगेंस्ट लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो चुका है, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, वो भी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता. एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन corporate debtor include a corporate applicant in respect of such corporate debtor. corporate applicant मतलब कॉर्पोरेट डेटर का कोई भी डायरेक्टर, मैनेजर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी थी, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी इसमें कवर हो जाता है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ कॉर्पोरेट डेटर referred to in clause A to D from initiating corporate insolvency resolution process against another corporate debtor. So ये अभी आया 2019 में. इसमें लिखा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए it is hereby clarified that nothing in this section shall prevent a corporate debtor A to D, इसके अंदर जो कॉर्पोरेट डेटर है A to D from initiating corporate insolvency resolution process against another corporate debtor. So corporate debtor जो है दूसरे corporate debtor के against corporate insolvency resolution फाइल कर सकता है, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकती है. लेकिन अगर ये टर्म्स, ये कंडीशंस है, अगर ऑलरेडी जा रही है तो नहीं कर सकती,
अगर कॉर्पोरेट डेटर जिसने अभी अभी एप्लीकेशन कंप्लीट करी है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कंप्लीट करी है, या ऐसा कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने वायलेशन करा है टर्म्स का, या कॉर्पोरेट डेटर जिसके अगेंस्ट लिक्विडेशन, वो नहीं कर सकते। अब आता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोसेस। सेक्शन 12 में बात करते हैं टाइम लिमिट, कितने टाइम में प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। 180 दिन का टाइम दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 180 दिन का टाइम दिया गया, 180 डेज में इसको कंप्लीट करना है। द रेजोल्यूशन professional shall file an application to the adjudicating authority to extend the period of the corporate insolvency resolution process beyond 180 days। तो हमें 180 दिन का पीरियड दिया गया, 180 डेज। 80 डेज में क्या करना है, ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। लेकिन 180 डेज से ज्यादा आगे बढ़ाना तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एनसीएलटी में अप्रोच कर सकता है और बोल सकता है कि एक्सटेंशन दो, हम कर नहीं पाए 180 दिन में। और अगर एनसीएलटी एग्री करता है और सीओसी की मीटिंग में सीओसी अप्रूव करती है 66% से, 66% हमें वोट शेयर चाहिए सीओसी का, हम आगे बात करेंगे सीओसी कैसे बनेगी। 66% वोट शेयर से सीओसी अप्रूव करती है, तो अप्रूवल के बाद हम एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एप्लीकेशन लगाने के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोलेगा कि सीओसी कह रही है टाइम और चाहिए, तो हमारे को एक्सटेंशन मिल जाएगा। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मिलने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि हाँ ठीक है 180 से ज्यादा दिन चाहिए, एंड द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी कुड नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज, मे बाय ऑर्डर एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस CIRP प्रोसेस। सो ये एक्सटेंड कर देगा 180 डेज से ज्यादा, फर्दर पीरियड, कितना पीरियड, नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। तो यहाँ पे हमने 180 डेज प्लस हमें 90 डेज का और एक्सटेंशन मिल जाएगा, 90 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर 66% यहाँ पे सीओसी की मीटिंग में सीओसी अप्रूव करती है तो एक्सटेंशन मिल जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सटेंशन ऑफ the period of corporate insolvency resolution process under this section shall not be granted more than once। बस एक ही बार मिलेगा, ऐसा नहीं बार बार जाके मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ और एक्सटेंशन लेता रहूंगा, ऐसा करूंगा तो पर्पज ही डिफीट हो जाएगा इस चीज का। तो आगे आगे कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल मैंडेटरीली बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 330 डेज। तो यहाँ कितने हो गए, 180 और 90, 270 डेज, 270 डेज। लेकिन पहले क्या हो रहा था, 270 डेज में भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही थी, क्योंकि इसमें से कुछ टाइम एक्सक्लूड कर देता था, इधर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सक्लूड कर देता था या किसी वजह से कुछ प्रोसेस कोई लिटिगेशन आ गई तो एक एक दो दो साल लग रहे थे। तो इसलिए इन्होंने प्रोवाइजो डाल दिया, प्रोवाइजो डाला हमने 2019 में, प्रोवाइजो डाला वो कहता है कि 330 डेज, 330 डेज में ही कंप्लीट करो, 330 डेज के अंदर अंदर सब मिला जुला के प्रोसेस कंप्लीट करनी है, चाहे कुछ भी हो। फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन फॉर द पीरियड ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन। कोई भी एक्सटेंशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो गई है, कुछ भी है, 330 डेज जो है वो टाइम लिमिट है, इसी टाइम लिमिट में पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। Provided also that where the insolvency resolution process of the corporate debtor is pending and has not been completed within the period referred to in the second proviso, such resolution process shall be completed within the period of 90 days। अगर किसी कोई ये कहते हैं कि 2019 में ये आया था अमेंडमेंट, तो अगर इससे पहले किसी की ऑलरेडी पेंडिंग चल रही थी एप्लीकेशन और वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसको 330 डेज के अंदर अंदर उसको फर्दर 90 डेज और मिलेंगे और 90 डेज के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना है। अगर 330 से पहले ही एक्सीड कर चुके हैं और हम ये अमेंडमेंट बाद में लाए तो आपको 90 डेज मिलेंगे। अब 90 डेज का टाइम लो और अपनी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करो उसको। सेक्शन 12A में बात करते हैं। सेक्शन 12A कहता है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन 7-9-10 की एप्लीकेशन लगा दी, अब क्या लगा दी तो उसके बाद पार्टी आपस में सेटलमेंट भी कर सकती हैं,
तो इसमें विड्रॉल भी फाइल करने का प्रोविजन, बट जब इनिशियली कोड बना था तो ये नहीं था. लेटर ऑन ये 2018 में अमेंड किया गया और विड्रॉल प्रोविजन भी डाले गए. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकता है? अलाउ कर सकता है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन. विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन 7 में, 9 में और 10 में किसी में भी फाइल की हो, लेकिन कब होगी? जब सीओसी बन जाएगी और सीओसी 90%, यहाँ पे 90% सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर यानी 90% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर एग्री करेंगे तो ये एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाएगी. Friends, I hope by now you must have a fair understanding of IBC. Now we will go through the entire process in our next video, starting from the moratorium, how the CIRP process will work, and how the IRPA will get replaced, and appointment of RP in place of IRP, constitution of COC, and how IRP would be collating the claims, and how he will be helping out get the resolution from the resolution applicants, and he would be presenting to the committee of creditors, and finally the closure of the CIRP process. So let us wait by then and have a good day.